नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है बायो विद सोनम। आज जो वीडियो आ रही है वो एक लंबे टाइम के बाद आ रही है क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसके वजह से मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन जैसे आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को प्यार दिया था, आई होप कि अब फिर वैसे ही हमें उतना ही प्यार आप लोग देंगे। तो एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत करते हैं दोबारा से और उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखा होगा उनको देखा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा और जैसे आप मुझे प्यार दे रहे थे ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिएगा क्योंकि आपके इस प्यार से ही मैं मोटिवेट होती हूँ और चीज़ों को और अच्छे से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वापस से स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू ऑल बायो विद सोनम। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट क्लास में जो हमने शुरू किया था, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वाले यूनिट, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डिस्कवरी ऑफ सेल या हिस्ट्री टाइमलाइन, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था रॉबर्ट हुक को। उसी के अंदर आज हम सेकेंड साइंटिस्ट जो हमारे हुए हैं दैट इज़ एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहली बार एक लिविंग सेल को देखा। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या देखा था, एक डेड सेल को देखा था, लेकिन एंटोन ने क्या देखा, एक लिविंग सेल को देखा। ठीक है, यानी कि लिविंग सेल किसने देखी, एंटोन वॉन हुवेल ने। और उन्होंने क्या कहा कि ये ऐसी है जैसे प्रोटोजोआ या फिर अमीबा। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल को देखा वो किसने देखा, एंटोन ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आते हैं इसी सीरीज में, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड वन इज अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा माइंड। हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, हम लोगों का माइंड। ये हमारा यहाँ माइंड है, तो ये क्या करता है, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि सेल के पास भी क्या होता है, सेल के पास भी ब्रेन होता है। और वो जो ब्रेन होता है उसको उन्होंने एक नया नाम दिया, न्यूक्लियस। तो यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने क्या कहा कि सेल का जो दिमाग या ब्रेन है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो सबसे पहले डिस्कवरी की दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके बाद आता है हमारा सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी या फिर इसी को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ बायोलॉजी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप अपने सजेशंस, अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यानी कि अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका पहला नाम है स्केलेटन 1838। ठीक है, दूसरा है स्वान 1839। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने पोस्टुलेट्स को ऐड ऑन करके सेल थ्योरी बनाई। और इन्होंने सेल थ्योरी में पहली दो इम्पोर्टेंट बातें कही। अब वो पहली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि ऑल लिविंग organisms are composed of cells। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से।
दूसरा पॉस्टुलेट इन्होंने कहा कि जो सेल है वो लाइफ की एक बेसिक यूनिट है, यानी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात क्या कही, ये दो पॉस्टुलेट्स आपके स्केलेटन और स्वान ने अपनी सेल थ्योरी के अंदर कहा। अब ये बात तो सही है कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिलके बने होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सेल एक बेसिक यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग एग्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल आ गया कि अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर नए सेल्स कहाँ से आते हैं? हमारी बॉडी के अंदर नए नए सेल्स भी तो बनते हैं, चाहे हम हैं चाहे प्लांट्स हैं, कोई भी हैं, उनके अंदर फिर नए सेल्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि इन्होंने कहीं नए सेल्स को तो बताया ही नहीं कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बनते हैं, क्या है। तो इसका जवाब दिया एक साइंटिस्ट हुए रडलॉफ वर्च्यू, और इस 1858 के अंदर इन्होंने क्या कहा, ये एक जर्मन के फिजिशियन थे और इन्होंने क्या कहा, इनका एक फेमस सेंटेंस इन्होंने अपना दिया जो मैं आपके सामने अभी लिख रही हूँ। इन्होंने अपना एक फेमस सेंटेंस दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि हर नए सेल अपने पुराने सेल से ही बनते रहते हैं। दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि दैट सेल्स मस्ट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे पुराने सेल्स हैं उन्हीं से क्या होते हैं, उन्हीं से नए सेल्स बनते रहते हैं। यानी कि सेल्स मस्ट arise from pre-existing cells। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो पुराने सेल्स हैं वो टूटते हैं और टूटने के बाद वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स को डाला जाता है, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। ऐसा किसने कहा? रडलॉफ वर्च्यू ने बताया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार सारे पोस्टुलेट्स को सेल थ्योरी के हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, all living organisms are composed of one or more cells। पहली बात बिल्कुल सही, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। और सेल, एक सेल या दो सेल या उससे ज़्यादा तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन all living organisms। यानी कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट होती है जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। थर्ड पॉइंट जो रडलॉफ वर्च्यू ने कहा कि all cells are produced by the division of pre-existing cells।
यानी कि जो नए सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। जो पुरानी सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद वहाँ पे एक नई सेल बन जाती है। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आपका आता है टाइप्स ऑफ सेल। या फिर इसी को हम बोलते हैं बिग डिवीज़न। अभी तक हमने क्या देखा, सेल क्या है, कैसे सेल बनती है और सेल थ्योरी क्या था। तो अब बात करेंगे कि जो सेल हम कर रहे हैं वो सेल आखिर में कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर हमारी सेल्स दो तरीके की होती होंगी। आपने पहले नाम सुना होगा या पढ़ा होगा। एक आपकी कहलाती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी आपकी कहलाती है यूकैरियोटिक। सुना होगा आपने पहले नाम, क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं। चाहे तो आप 9th 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 11th 12th में हो। 12th में तो नहीं आता, 11th में कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आपका यहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब बेसिकली अगर हम देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं पहले। जो ये प्रोकैरियोटिक है बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। कैरियोटिक, कैरियोस से वर्ड आया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव है या जो पहले टाइम में मिलती थी, जो पुराने ज़माने की सेल्स हैं, मतलब जो प्रिमिटिव हैं, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, इस तरीके की जो सेल्स आपकी होती हैं वो आपकी कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है बेस्ट? बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी आपकी आती हैं, दूसरी तरीके की जो सेल्स आती हैं वो आपकी आती हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स भी वापस दो वर्ड से मिलके बना है। यहाँ से अगर हम यू निकाल दें, यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियोस यानी कि न्यूक्लियस। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारे मॉडर्न या फिर एडवांस तरीके की सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब क्या है, ये वेल डिफाइंड तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, एक ही मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पैक्ड होते हैं। तो इस तरीके की जो सेल्स होती हैं वो आपकी कहलाती है यूकैरियोटिक सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोग ही है, यानी कि हम लोग मतलब ह्यूमंस। ठीक है, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, वो क्या है, वो सब आपके क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इनके अंदर डिफरेंसेस कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। एक साइड में लिख देती हूँ प्रोकैरियोटिक, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम यूकैरियोटिक। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस या तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, एब्सेंट होगा,
या फिर वो प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइन नहीं होगा। जब वेल डिफाइन नहीं होगा तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं एब्सेंट। इधर क्या होगा, न्यूक्लियस वेल डिफाइन तरीके से क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलिए दूसरा, यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो यहाँ पे डीएनए हमारा, आरएनए भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। उधर हमारा डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिल्स। ठीक है, इधर एग्जाम्पल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिल्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिल्स में एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। इधर हमारे एग्जाम्पल्स क्या होंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एक्सेट्रा। तो ये बेसिक हमारे डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब आगे हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स ये था सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलीज के बारे में, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, कैसे न्यूक्लियस पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अभी मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मेरा आज का सवाल है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया है, बायो विद सोनम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।